सब बढ़िया। आज हम लोग चालू करते हैं बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। एरोबिक मतलब ऐसी साइकिल्स, ऐसी रिएक्शन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी तो इसका मतलब ये है कि जो रेस्पिरेशन होगा वो कैसा होगा? एरोबिक होगा। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन भी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। तो ये साइकिल कैसी हो जाएगी? कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हो जाएगी। इज इट क्लियर? जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ओनली इन एरोबिक, इट इज ऑल्सो पार्ट दी इन एनारोबिक। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एरोबिक की बात करते हैं तो एरोबिक में हमारे पास क्या है बेटा? तुम्हारे पास क्रेब्स साइकिल है। अब क्रेब्स साइकिल में हमारे पास क्या होता है, कहानी चलती है कि जो ग्लूकोज रहता है वो ग्लूकोज आगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जाता है थ्रू दी 3 स्टेप: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कौन कौन सा बेटा? 3 स्टेप। कौन कौन सा? ग्लूकोज जो जाता है वो किस में जाता है? ग्लाइकोलाइसिस में जाता है। ठीक है। तो बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम जो कि कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की। और लास्ट में तो हमारे पास क्रेब्स साइकिल के बाद कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है पूरा का पूरा। इज इट क्लियर? बात आई समझ में तुमको? अब 3 तरीके से क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। कितने तरीके से बेटा? 3। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और तुम्हारे पास कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज आया वो हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाके क्या देगा? एनर्जी प्रोडक्शन करवाएगा। अब यहाँ पर याद रखना, जो पहला स्टेप है तुम्हारे पास एसिटाइल कोएंजाइम, ये कनेक्टिंग लिंक है तुम्हारे पास ग्लाइकोलिसिस की और क्रेब्स साइकिल की। मतलब ये कि ये जो पायरुविक एसिड दिख रहा है, ये पायरुविक एसिड किस में आया था? ग्लूकोज से एंड प्रोडक्ट बना था किस में बेटा? पायरुवेट में। या पायरुविक एसिड, जो ये पायरुविक एसिड है, सिंपल सी बात है, ये बना था हमारे पास कहाँ पर? ग्लाइकोलाइसिस में। अब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड और पायरुवेट में। ध्यान रखना, पहला वीडियो देखना, वो समझ में आएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास जो पायरुविक एसिड रहता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है? NAD कन्वर्ट होता है क्या? NADH प्लस H पॉजिटिव आयन। तो NADH NAD प्लस रिड्यूस्ड होता है किसमें बेटा? NADH प्लस H पॉजिटिव आयन में। और यहाँ पर क्या होता है? CO2 रिमूव होता है। और याद रखना एडिंग ऑफ क्या होता है? कोएंजाइम SH। पर यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये जो स्टेप होता है तुम्हारे पास, ये स्टेप जो होता है ये कौन सा होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इतनी बात समझ में आई? अब हमारे पास अगला क्या है, ध्यान सुनो। अगला जाओगे तुम लोग क्या बोलते हो कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया सर इसमें एसिटाइल कोएंजाइम में। अब एसिटाइल कोएंजाइम रहता है, ये रहता है 2 कार्बन का। कितने कार्बन का रहता है बेटा? 2 कार्बन का। और ऑक्सिलो एसिटेट रहता है 4 कार्बन का। कितने कार्बन का रहता है? 4 कार्बन का। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होगा और इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। इसमें होगा क्या कि एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइन करेगा ऑक्सिलो एसिटेट के साथ और बनाएगा क्या? सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन का रहेगा। पर ये मदद किसके कारण होगा बेटा? सिट्रेट सिंथेसिस। अब यहाँ पर लिखा सिट्रेट सिंथेस, और सिट्रेट सिंथेस करता क्या है कि जैसे ही सिट्रेट सिंथेस आएगा, सिंथेस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना। ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल के साथ, डी कंडेंसेशन नहीं, कंडेंसेशन के साथ मतलब इकट्ठा करना। ये इकट्ठा करके बनाएगा सिट्रेट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में आओगे, तुम्हारे पास दूसरे स्टेप में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो यहाँ पर क्या होता है? डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। एकोनिडेज कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? एकोनिडेज एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट कराता है किसको? सिट्रेट को। किसमें बेटा? सिस एकोनिडेज में।
एकोइंटेज इज अ एंजाइम जो कि कन्वर्ट कराता है सिट्रेट को किस में बेटा, सिस एकोइंटेज में। अगेन सिस एकोइंटेज कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, और यहाँ पर भी अगेन कौन काम करता है, एकोइंटेज एंजाइम करता है। बट यहाँ पर एक कहानी हो जाती है कि H2O मॉलिक्यूल आके यहाँ पर क्या होता है, एडअप होता है, और इस कहानी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। तो पहला तुम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्लूकोज पढ़ा। पहला क्या पढ़ा, ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में। ये तुम्हारे पर कहानी क्या कहाँ चली बेटा, ग्लाइकोलिसिस में। अब पायरुविक एसिड से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम। कहाँ चलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम। और ये एसिटाइल कोएंजाइम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ज़रा ध्यान सुनो। हमारे पास ये दो कहानी होती है कि सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए जो यहाँ पर एंजाइम आता है, यहाँ पर जो एंजाइम आता है उसका नाम यहाँ पर लिखा नहीं, मैं लिखा दूंगा अभी। उसका नाम है PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। याद रखना हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस मतलब कनेक्टिंग लिंक वाली कहानी दो जगह। अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट की और मैं बात करूँ यूकैरियोट की, तो ध्यान रखना जो ये कहानी चलेगी सारी की सारी हमारे पास जो एंजाइम होंगे क्रेब्स साइकिल के लिए वो प्रोकैरियोट में जो मिलते हैं वो साइटोसॉल में मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँगा किसके लिए बेटा, मैमल्स के लिए या यूकैरियोट सेल के लिए, तो तुम्हारे पास किस में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। अभी मैं जब थ्योरी बताऊंगा तब देख लेना तुम जाके, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि पहले बना पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से क्या बना बेटा, तुम्हारे पास एसिटाइल कोएंजाइम। ये बोथ दी रिएक्शन जो तुम्हारे पास हो रही है कि पायरुविक से क्या एसिटाइल कोएंजाइम जो बन रहा है, ये क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है किस किस के बीच में बेटा, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में, ठीक है। अब तुमने देखा कि एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सोलोसिट्रेट के साथ मिलके क्या बना रहा है, तुम्हारे पास सिट्रेट बना रहा है। किसके प्रेजेंस के कारण, सिट्रेट सिंथेसिस के कारण। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला स्टेप बोला तुमने कंडेंसेशन, क्या बोल दिया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में होगा क्या कि जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सलो एसिटेट के साथ मिलन करके बनाएगा सिट्रेट सिंथेसिस, नहीं क्या बनाएगा, सिट्रेट। क्या बनाएगा, सिट्रेट। सिट्रेट सिंथेसिस क्या है, तुम्हारे पास एंजाइम है, और ये रिमूव करेगा इससे क्या, एसिटाइल कोएंजाइम से कोएंजाइम को निकाल देगा। यहाँ पे निकालने के बाद सिट्रेट के ऊपर काम करेगा एकोइंटेज, एकोइंटेज कन्वर्ट होगा सिस एकोइंटेज में। और यहाँ पर एक हमारे पास क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डिहाइड्रेशन। फिर अगला क्या है तुम्हारे पास, सिस एकोनिटेज। क्या है तुम्हारे पास, सिस एकोनिटेज, जो कि कन्वर्ट होगा क्या, आइसोसिट्रेट में। यहाँ पर क्या होगा, एकोनिटेज अगेन काम करेगा और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। इस प्रोसीजर को हम लोगों ने बोला हाइड्रेशन। अब आइसोसिट्रेट करने के बाद क्या होता है, तुम्हारे पास एक एंजाइम आता है इसी के नाम का, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड में। ये वो जो फोर्थ स्टेप होता है जिसमें क्या होता है, NAD रिड्यूस होकर क्या बनाता है, NADH प्लस H पॉजिटिव आयन बनाता है। पहला NADH जो मिलता है वो हमको फोर्थ स्टेप में मिलता है। अब ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। किसमें बेटा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा, ये किसमें कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है, एक एंजाइम काम करता है, नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, जो कि क्या कराता है, ऑक्सीडेटेड डीकार्बोक्सिलेशन कराता है। मतलब क्या, जहाँ पर भी डीकार्बोक्सिलेशन आएगा उसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पे रिमूवल ऑफ CO2 होता है। अब होता क्या है कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इसके बाद क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनल कोएंजाइम में। ये कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटारेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, ये यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेटेड डीकार्बोक्सिलेशन होगा और रिमूव करेगा क्या बेटा, CO2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर कोएंजाइम क्या होगा, एडअप होगा। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम अगेन कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, और सक्सिनाइल जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, नाम क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज।
ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, को एस एच रिमूव हो जाता है और वापस से यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, एटीपी का फॉर्मेशन या फिर जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जीटीपी इज इक्वल टू एटीपी होता है, जीटीपी इज इक्वल टू एटीपी। पर यहाँ पर एक और कहानी याद रखना कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इज इट क्लियर? अब एक और चीज़ ध्यान सुनो, हमारे पास क्या होता है, सक्सिनेट। क्या होता है बेटा? सक्सिनेट। सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, पर यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब मैंने तुमको एक जगह बताया था, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी बनती है पर इनऑर्गेनिक फॉर्म में बनती है, जिसका नाम क्या है, NADH है। पर हमारे पास ध्यान से रखना, जो छठवां स्टेप होता है, छठवें स्टेप में भी हमारे पास क्या होता है, जहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स काम करता है किसके ऊपर, अल्फा कीटोग्लूटारेट के ऊपर, जो कन्वर्ट होता है किसमें, सक्सिनेल कोएंजाइम में। वहाँ पर तुम्हारे पास कौन काम करता है, NADH काम करता है। कौन काम करता है? NADH काम करता है। NADH काम करता है कि NADH बनता है। वहाँ पर तुम्हारे पास कौन कौन बनता है, वो बनता है NADH बनता है। अब जरा देखो ध्यान से कि सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। यहाँ पर एक कहानी बनती है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम यहाँ पर निकलता है और जीटीपी कन्वर्ट होता है, जीटीपी कन्वर्ट होता है फ्रॉम जीडीपी से, और एटीपी बनता है फ्रॉम एटीपी से, बिकॉज जीटीपी इज इक्वल टू एटीपी। और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, ये होती है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जिसका मतलब होता है डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब सक्सिनेट जब कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, तो यहाँ पर क्या होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जैसे ही आता है तो हमारे पास एक कहानी और बनती है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जब कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, तो यहाँ पर एक FADH मॉलिक्यूल निकलता है, FADH2 मॉलिक्यूल निकलता है, FADH2 मॉलिक्यूल निकलता है। डन। अब फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा किसमें, मैलेट में, इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेस एंजाइम। यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो यहाँ पर एक रिएक्शन का नाम लिख दिया इन्होंने, क्या, हाइड्रेशन। और लास्ट में मैलेट कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, ऑक्सिलो एसीटेट में अगेन। ये रिपीट एंड रिपीट साइकिल चलती रहती है, यही तुम्हारी बुक की कहानी होती है। अब हमारे पास देखना, याद रखना, 4, 6 और 10 स्टेप। ये क्या करते हैं, NADH को प्रोडक्शन कराते हैं। जबकि तुम देखोगे तुम्हारे पास जो 8 स्टेप है वो क्या बनाता है, FADH2 का एक मॉलिक्यूल बनाता है। और तुम्हारे पास जो 7 स्टेप है, वो 7 स्टेप क्या करता है बेटा, एक GTP और या मानो एक ATP का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। GTP और ATP का फॉर्मेशन करता है। अब तुम लोग एक और चीज देखना, क्या देखोगे, क्या देखोगे कि हमारे पास जो पहला स्टेप था और जो तीसरा स्टेप था, पहला और तीसरा, और जो नौवां स्टेप था, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे थे। फर्स्ट, थर्ड और नाइन्थ, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, यूज़ हो रहा था। जबकि तुम जाओगे कहाँ पर बेटा, कि जो तुम्हारे पास फोर्थ स्टेप के बाद कौन सा स्टेप पड़ता है, सिक्स्थ स्टेप पड़ता है, फिफ्थ पड़ता है, और क्या पड़ता है, सिक्स्थ पड़ता है। तो तुम लोग क्या देखोगे कि हमारे पास जो फिफ्थ है और जो हमारे पास सिक्स्थ है, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। और कनेक्टिंग लिंक में भी क्या होता है, तुम्हारे पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जहाँ पर CO2 क्या होता है, रिमूव होता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अब इस टॉपिक की तुम्हारी जो CT है, इस CT में थ्योरी देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या है हमारे पास। जब थ्योरी में जाते हो तुम लोग क्या देखते हो कि हमारे पास जो कनेक्टिंग लिंक है, जो हमारे पास क्या बेटा, कनेक्टिंग लिंक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या तुम्हारे पास, ग्लाइकोलाइसिस, वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है। क्या देखा है हमने बेटा, कि वो ऑलरेडी तुम्हारे कहाँ देखा, साइटोप्लाज्म में हो रहा था, और उससे हमको मिला था पायरुविक एसिड, जो कि कन्वर्ट हुआ किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में।
ये चली कहाँ साइकिल बेटा, साइटोप्लाज्म में। ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ कि अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूँगा तो प्रोकैरियोट की बात होगी, और अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँगा तो वो किसकी बात होगी, यूकैरियोट की बात होगी। इट इट क्लियर? मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि पायरुवेक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँगा तो वो किसका होगा बेटा, यूकैरियोट। जरा देखो आगे, तुमको मैंने अभी बताया कि कन्वर्जन ऑफ पायरुवेक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, किसकी प्रेजेंस में, पीडीएस की प्रेजेंस में। और ये पीडीएस एंजाइम डिपेंडेंट रहता है किस पे बेटा, विटामिन बी पे। किस पे, विटामिन बी पे। और इसका एक कोएंजाइम, अगर विटामिन बी नहीं होगा तो ये जो पीडीएच है, ये पीडीएच चलने वाला नहीं है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चलने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? अब ये हमारे पास क्या होता है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन चलती है वो E1, E2, E3 तीन फॉर्म में चलती है। तीन एंजाइम हमारे पास काम करते हैं बेसिकली, और यूकैरियोट की बात करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल की बात करोगे तो प्रोकैरियोट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कनेक्टिव लिंक। क्या होगा, पायरुवेक एसिड कन्वर्ट किसमें होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, और यहाँ से रिमूव होता है क्या, CO2। पर यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखोगे कि क्या बनता है, NAD से बनता है NADH1, और यहाँ पर को एंजाइम SH क्या होता है, ऐड होता है। अब आ जाओ थ्योरी और, कि क्रेब्स साइकिल को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रेब। क्या नाम था बेटा, क्या नाम था उसका, हैंस क्रेब। हैंस क्रेब ने 1953 में, हैंस क्रेब को 1953 में नोबेल प्राइज मिला। कब बेटा, 1953 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इसने पहली बार इस साइकिल को पिजन में देखा था। अब क्रेब्स साइकिल को हम लोग TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पायरुवेक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस अंडरगो एरोबिक ऑक्सीडेशन। मैंने तुमको पहले ही बताया कि अगर मैं पायरुवेट की बात करूंगा या ग्लूकोज की बात करूंगा तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन 3 स्टेप में होगा। पहला तुम्हारे पास ग्लाइकोलिसिस, दूसरा तुम्हारे पास TCA साइकिल, तीसरा तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ जाओगे तो पायरुवेक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस अंडरगो एरोबिक ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स थ्रू द TCA cycle. The cycle serve as common oxidative pathway. कॉमन पाथवे क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा वो किस किस का होगा, कार्बोहाइड्रेट का, किसका होगा, फैट का होगा, किसका होगा, प्रोटीन, तीनों का होगा। तीनों के लिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तुम्हारे पास साइकिल कौन सी है, क्रैब साइकिल है। कौन सी साइकिल है, क्रैब साइकिल। अब इसमें होता क्या है, ये हमारे पास जो साइकिल ऑक्सीडेटिव पाथवे रखता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आता है। ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं, किसके लिए बेटा, ध्यान रखना, हमारे पास ग्लूटामेट और स्पार्टेट मॉलिक्यूल। अब बिफोर पार्टिसिपेशन इन द साइकिल पायरुवेक एसिड एंटर इनटू कहाँ पर बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। वहाँ पर क्या होता है, हियर एट द डीकार्बोक्सिलेटेड रिमेनिंग 2 कार्बन टूट जाते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, को एंजाइम ए टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसमें, यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइन करेगा दिस रिएक्शन इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें H पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ड्यूरिंग प्रोसेस द NAD कन्वर्ट होता है किसमें, NADH में, तुमको बता चुका हूँ। अब तुम्हारे पर बीटा ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना फैट का क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ही बनता है। फैट का क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन, और बीटा ऑक्सीडेशन करने वाला ध्यान रखना ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कहीं नहीं होता ये, ठीक है, और कहीं नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को फैट को डाइजेस्ट करने के बाद एनर्जी बनाना रहता है, वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये तुम्हारे पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूँ तो डबल मेम्ब्रेन होता है,
और ये डबल मेम्ब्रेन होने के कारण क्या होता है बेटा कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड बनाती है, क्या बनाती है, वो अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है। जब वो अंदर की तरफ फोल्ड बनाएगी तो वो बनाती है क्या, क्रिस्टे। और इस क्रिस्टे में क्या करता है, ध्यान रखना, वो क्या करती है, ये फोल्ड बहुत ज़्यादा बनाती हैं। और बनाएंगी क्यों, क्योंकि ये प्रोवाइड कर सके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए साइकिल। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए साइकिल प्रोवाइड करेगा माइटोकॉन्ड्रिया तो बनाएगा क्या, एनर्जी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि बीटा ऑक्सीडेशन जो हो गया है वो किसमें एंड प्रोडक्ट क्या देता है, को एंजाइम देता है। अब एसिटाइल को एंजाइम फ्रॉम बोथ सोर्सेस कंडेंस किसके साथ, ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ, जो कि ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो था क्या था, 4 कार्बन का था, और तुम्हारे पास 2 कार्बन का क्या था तुम्हारे पास, एसिटाइल को एंजाइम का था। तो वो फॉर्म करता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मतलब सिट्रेट। द सिट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप वाइज बाय माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम रिलीजिंग कार्बन ऑन डाइऑक्साइड। हाँ या ना, 5th और 6th स्टेप में हमने क्या देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, और उसी को हमने बोला था क्या, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। द फाइनली रीजनरेट ऑक्सिलो एसिटेट, अगेन क्या बनता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है, जो कि रिकम्बाइन करता है किसके साथ, इसके साथ रिकम्बाइन करता है बेटा, एसिटाइल को एंजाइम के साथ। There are 4 स्टेप ऑफ ऑक्सीडाइजेशन, जहां पर तुम लोगों ने देखा था 4, जहां पर तुम लोगों ने देखा था 4, 6 और 10, 4, 6 और 10, 4 तो नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए यहाँ पर, 4, 6 और 10, जहां पर क्या बन रहा है तुम्हारे पास, हमारे पास द कैटलाइज बाय डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेटिव NADH और FADH कोएंजाइम। The coenzyme consequently reduce NADH and FADH। और तुम लोगों ने एक स्टेप में क्या देखा था 7th वाले में, जहां पर GTP और ATP का डायरेक्टली क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था। अब एम्फीबॉलिक पाथवे, थ्रू वी डिस्क्राइब द एरोबिक रेस्पिरेशन द कैटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव पाथवे, इट इज नॉट एंटायरली करेक्ट, स्पेशली द केस ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्यों, क्योंकि वेरियस रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम, लीडिंग करता है एनर्जी प्रोडक्शन और CO2 निकालना। अब एसिटाइल को एंजाइम क्या होगा, इंटरमीडिएट बनता है किसके, लाइक अल्फा कीटोग्लूटारेट और ऑक्सलोएसिटेट, जो कि बनाएंगे क्या, ग्लूटामेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्लूटामेट, और क्या बनाएंगे, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड, जो कि रेफर होते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे में, और ये कैटाबॉलिज्म करता है एज वेल एज एनाबॉलिज्म भी होता है। अब जब तुम लोग जाओगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तुम्हारे पास पहली बात ध्यान रखना कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये तुम लोग देख रहे हो जो तुम्हारी बुक में लिखा है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं बेटा कौन सा, तुम्हारे पास NADH कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आके काम करता है। और ये सबसे पहले क्या करता है, यहाँ ध्यान रखना, ये यूज देखो NADH किस में कन्वर्ट होता है, NAD पे, और इससे क्या निकलेगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन के निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन के निकले, जो कि FMN, और FMN के होते हुए FES से होते हुए ये कॉम्प्लेक्स 2, ध्यान रखना ये वाला कॉम्प्लेक्स 2, और यहाँ पर ये जो UQ है और UQH है, UBQ कन्वर्ट इनटू UBQnol, UBQnol कन्वर्ट UBQnol। जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, ये जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वाला कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है, जो क्या करता है, अगेन हमको 2 क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, जो कि तुम्हारे पास थर्ड कॉम्प्लेक्स में जो जाएगा, ध्यान रखना, वो साइटोक्रोम B1S और C1 के पास जाएगा। साइटोक्रोम C से ये C के पास जाता है, और C से ये 4th कॉम्प्लेक्स के पास चला जाता है। 4th कॉम्प्लेक्स अगेन क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है, और साइटोक्रोम A1 से लेके A3 तक जाता है, A1 से लेके A3 तक जाता है। यहाँ पर कॉपर आयन भी रहता है, जो यहाँ पर क्या करेगा, अब ये जैसे ये जाता है तो यहाँ से होता क्या है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पास होते हैं, और पास होते तो ये करता क्या है कि
वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। हाफ O2 प्लस 2H2 मिलकर क्या बनाता है? वाटर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, दो मॉलिक्यूल यहाँ से हमारे पास NaDH H पॉजिटिव जा रहा है, तो हमारे पास एक NaDH से दो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। तो दो NaDH से कितने हाइड्रोजन आयन निकलेंगे? 4। यहाँ पर कितने लिखे हैं? 4। अब ये 4 यहाँ पर तुम देखो, यहाँ भी 4 आ रहे हैं। अब यहाँ पर कितने आए? 2 आए। जब यहाँ पर दो यहाँ से यहाँ पास होते हैं, दो यहाँ से यहाँ क्या होते हैं? पास होते हैं। तो दो मॉलिक्यूल करते हैं क्या क्या करते हैं कि भाई वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं और दो मॉलिक्यूल आगे की तरफ पास चले जाते हैं। और ये करते हैं क्या है? F0 कॉम्प्लेक्स के साथ, साइटोक्रोम के साथ क्या करते हैं? ध्यान रखना, यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं? ATP का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना? अब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी तुमको NCERT में जब जो NCERT का डायग्राम दिखाऊंगा, इसमें क्लियर नहीं है, बस नॉर्मली तुमको बता दिया। नॉर्मली क्या कर दिया? तुमको बता दिया मैंने। मैं तुमको थ्योरी बता देता हूँ इसकी, थोड़ी सी देख लो जरा। हमारे पास क्या होता है कि पहला कॉम्प्लेक्स जो होता है NaDH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द NaDH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है एंड इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड इनटू द यूबिक्विनोन। मैंने बोला यूबिक्विनोन प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में होगा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। रिड्यूस किसको? यूबिक्विनोन इज कॉल्ड यूबिक्विनोल, क्योंकि इसने यूबी, ये जो यूबी था ये यूक्यू था, ये यूक्यूएस में बदल गया। ठीक है? अगर एफएडीएस से तो एफएडीएस ऑक्सीडाइज बाय कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये वाला कॉम्प्लेक्स मैंने बताया तुमको। अब एफएडीएस 2 क्या होता है? ये टूटता है, यहाँ से दो मॉलिक्यूल निकलते हैं, ये भी यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोन बनाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर रिलीज बाय द इलेक्ट्रॉन बट ओनली इलेक्ट्रॉन आर कैरिड फॉरवर्ड। प्रोटॉन भी रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन भी, पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आगे रिलीज चले जाते हैं। और कहाँ जाते हैं बेटे तुम्हारे पास? इनर टू आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास। कहाँ जाएंगे? ये थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास। थर्ड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? हमने बताया था BC1 था, BC1 था एंड इट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू C के पास। ये C के पास पहुंच गए, मैंने तुमको बताया था। किसके पास पहुंच गया? C के पास पहुंच गया। जब ये C के पास पहुंच जाएगा तो होगा क्या कि साइटोक्रोम C इज स्मॉल और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल। साइटोक्रोम C is iron containing molecule, small. It act as a mobile electron carrier. इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन को लेके ये कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंचाता है। अब ये पहुंचाएगा ट्रांसफर टू द थर्ड कॉम्प्लेक्स, तीसरे कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास। ये तुम्हारे पास थर्ड कॉम्प्लेक्स था, ये तुम्हारे पास फोर्थ कॉम्प्लेक्स था। ठीक है? साइटोक्रोम C इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स फोर्थ और साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज्ड कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम A और A3, जो मैंने बताया A और A3। ठीक है? इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड बाय द कॉम्प्लेक्स टू मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। दिस टर्मिनल ऑक्सीडेशन रिड्यूस व्हाट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिएक्ट विथ प्रोटॉन। किसके साथ? प्रोटॉन के साथ, और फॉर्म करेगा क्या? वाटर मॉलिक्यूल। अब प्रोटॉन नेसेसरी फॉर अ चैनल फ्रॉम आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू इनटू इनर चैम्बर। ये वाला जो साइड है, तुम लोग देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है? मैट्रिक्स लिखा है। और ये क्या लिखा है? इनर मेम्ब्रेन लिखी है। ये क्या लिखी है? ये तुम देख रहे हो, ये क्या लिखा है तुम्हारे पास? इनर मेम्ब्रेन लिखी हुई है। तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स। ठीक है? ओके। अब तुम लोग आगे चल के देखो क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया टू इनटू इनर चैम्बर F0 पार्ट ऑफ ऑक्सीजोम। ये वाला पांचवा कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन F0 कपल्ड कैटालिटिक रिएक्शन और F1 which catalyze the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. This is oxidative phosphorylation as transfer of the proton accompanied synthesis of ATP. This process name was chemiosmosis by the Peter Mitchell. ऑक्सीडेशन, अब देखो यहाँ पर एक NADH को तोड़ने पे हमको कितनी ATP मिलती है? 3। और एक FADH को तोड़ने पे हमको कितनी ATP मिलती है? 2। इज इट क्लियर? तो यहां पर तुम लोग लास्ट में जाके देखोगे कि हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस था, और ग्लाइकोलिसिस में हम लोग क्या देख रहे थे कि 2 ATP कंज्यूम हो रही थी यहां पर।
और बाकी किसी सेल के में एटीपी कंज्यूम नहीं हुई। बट तुम लोग सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन देखोगे तो हमारे पास जो था 6th और 10th स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में, उसमें दो दो एटीपी बन रहे थे, टोटल 4 बन रहे थे। और क्रैब साइकिल में तुम्हारे पास जीटीपी 2 बन रहे थे, टोटल कितने हो जाएंगे 6 सबस्ट्रेट लेवल से। अगर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की बात करोगे तो एनएडीएस की अगर बात करोगे तो एनएडीएस तुम्हारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, और एक मॉलिक्यूल अगर तुम लोग बात करोगे तो कहाँ बन रहा था तुम्हारे पास बेटा, क्या बोलते हैं इसको, ये कनेक्टिंग लिंक में। और तुम्हारे पास 3 बन रहे थे कहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ठीक है, तो टोटल कितने बन जाएंगे 30, और एफडीएस के कितने बन जाएंगे 2, 4 हो जाएंगे, तो होगा 34। और लास्ट में टोटल तुम्हारे पास हो जाएंगे कितने, 6 6 12, और 12 और 22 कितने होते हैं 24, 34। इज इट क्लियर, 34 टोटल नंबर जाओगे तो 34 + 6 कितने होते हैं 40, और 2 एटीपी क्या हो जाते हैं यूज, तो बचते कितने 38। इज इट क्लियर। यहां पर तुम्हारे पास क्या होता है, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। बट यहाँ पर सिग्निफिकेंस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करोगे, सिस्टम की बात करोगे, तो ये क्या करते हैं, टोटल 38 एटीपी बनाते हैं। कितना एटीपी बनाता है 38 एटीपी, हाँ है ना, अरे बोलो, ठीक है। और इन 38 में से 34 जो बेसिकली होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनते हैं। ओके बेटा, कोई दिक्कत। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है, ये चैप्टर बेसिकली आके क्या हो जाता है, एंड अप हो जाता है ना। बाकी हम लोग बातें बाद में करेंगे। थैंक